दोस्तों गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 500 रुपीज लगाएं और स्टॉक मार्केट शेयर बाजार से करोड़ों रुपए कमाएं। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार ही एक ऐसी जगह है जहां ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। लेकिन शेयर बाजार के अलावा अगर आप कहीं और जाएं, चाहे वो लैंड हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट हो कहीं और, जैसे बैंक की एफडी हो या गोल्ड हो, भाई कहीं पॉसिबल नहीं है। बैंक एफडी में तो 10 साल में सिर्फ पैसा डबल हो पाया है, लेकिन स्टॉक मार्केट में चाहे वो बजाज फाइनेंस का शेयर हो जहां 200 गुना रिटर्न्स, 200 टाइम्स रिटर्न हो, या फिर विप्रो का शेयर हो, अगर किसी ने 30 साल 40 साल पहले सिर्फ 5,000 रुपए लगाए हो तो आज वो करोड़ों बन गए हैं, बिल्कुल बने हैं। तो ये चीजें सिर्फ शेयर बाजार में पॉसिबल है। और एक दिन में भी भाई 100 200 500 रुपए लाखों भी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं आपको पता है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीका है। लेकिन अभी जैसे ही आपने ये सारी बातें सुनी होगी, कहीं ना कहीं आपके मन में जो है काफी पॉजिटिविटी आ गई होगी। लेकिन भाई दूसरा पहलू भी है, नेगेटिव पहलू भी है। शेयर बाजार के बारे में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो पहली चीज आपको जो आपके पड़ोसी या दोस्त बताएंगे, मौसी के लड़के आपको बता देंगे, भाई देखो शेयर बाजार ऐसी जगह है जहां जो है बर्बादी तय है भाई, जबरदस्त जो है लॉस होता है। यहां पर जो है ये एक सट्टा है, ये एक जुआ है, ये एक गैम्बलिंग है। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। दूसरी चीज, अगर आप मौसी के लड़के के बाद में फंस गए तो आपने एक बहुत जबरदस्त जो है चीज को मिस कर गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है कि भाई जो है स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है, वो इंपॉर्टेंट है। और पूरा संपूर्ण ज्ञान A to Z, और मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा भाई, बाकी लोगों की तरह फालतू की वीडियोस नहीं बना रहा हूं। याद रखिएगा, मैं सैटरडे संडे वीडियो नहीं बनाता। तो ये जो वीडियो है एक अल्टीमेट वीडियो है, बहुत ही फायदेमंद है। जो बिगनर्स हैं या फिर जो पुराने लोग हैं, या 3 to 6 मंथ जिन्हें हुआ है, या जो नए मार्केट में आना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फ्री टाइम में इसे पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं कभी लाइक सब्सक्राइब ये सब बोलता नहीं भाई, लेकिन ये बोल रहा हूं कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, ये वीडियो नहीं है, ये जो है एक ऐसा जो है ट्रेनिंग क्लास है जो आपको एक्सपर्ट बना देगा। जिससे आप खुद से जो है शेयर कैसे खरीदें, क्या कैसे काम करना है, कैसे शुरुआत करनी, आगे कैसे बढ़ना है, सारी चीजें आप सीख जाएंगे। बिल्कुल आप खुद से एक्सपर्ट बनने की दिशा में आपका एक पहला और बहुत ही जबरदस्त कदम होने वाला है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं 11,000 मेंबर्स वाले टेलीग्राम चैनल टीके मनी पर आ जाएं। 11,000 मेंबर्स हैं टेलीग्राम चैनल पर, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर पहुंच जाना है। दूसरी चीज, आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है स्टॉक मार्केट में, अब स्टॉक्स के साथ विद मेनी बेनिफिट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए पहली चीज, आप शेयर बाजार में आते हैं या जो लोग पहले से आ चुके हैं, जिन्हें लॉसेस भी हुए हैं, जो रिकवर करना चाहते हैं लॉसेस, दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, एक शेयर को कैसे खरीदा जाए, क्या एनालिसिस होनी चाहिए एक शेयर को खरीदने के लिए। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है एनालिसिस में, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है, जब आप एक नॉर्मल मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो आप चीजों को परखते हैं, समझते हैं कि भाई आपकी क्या जरूरत है, उस हिसाब से आप चीज लेते हैं। फिर आप प्राइस देखते हैं कि भाव क्या है। तो फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले जब आपको शेयर खरीदना है तो पहली चीज आपको याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल, कि शेयर क्या है, एक कंपनी है। कंपनी क्या है, वही जो आसपास आपको दिख रही है। भाई एचयूएल क्या है, यूनिलीवर कंपनी, जो लैक्मे और पेप्सोडेंट ये सारी चीजें यूज करते हैं, वो एचयूएल बनाती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। टाटा स्टील, भाई ये टाटा स्टील, टाटा मोटर जो गाड़ी बनाती है वो भी है, मारुति सुजुकी है, सब कुछ है। फार्मा शेयर, दवाई की कंपनियां है वो भी है, सिगरेट की कंपनी आईटीसी है, भाई दारू की भी कंपनी है यूनाइटेड ब्रूअरीज। लेकिन आपको कैसे समझना है, कैसे खरीदना है किस चीज को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में आप ये सीख जाएंगे कैसे खरीदना है। उसके बाद आप ये सीखेंगे कि किस रेट पर खरीदना है, कब सेल करना है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वो सारी चीजें आप सीखेंगे। ऑप्शन बाइंग से कैसे आप काफी कम समय में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लॉस भी हो सकता है, सारी चीजें सीखनी है। ऑप्शन सेलिंग, हर चीज, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग, सब कुछ। देखिए सबसे पहले शेयर खरीदना है।
जब भी आपको एक शेयर खरीदना है तो पहले आपको देखना है कि जो कंपनी है ये आपकी जानी पहचानी है या नहीं। यानी मान लीजिए आप रिलायंस खरीद रहे हैं, आपको पता है रिलायंस जानी पहचानी कंपनी है, तो पहले जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उन पर ध्यान देना है। एक चीज आपको याद रखनी है, रिस्क तो बहुत है मार्केट में, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा रिस्क तो लाइफ में भी है भाई, किसी को कुछ नहीं पता कब क्या होगा, तो मार्केट भी वैसे ही, लेकिन अगर आप सोच समझ के काम करेंगे तो काफी जो आपको फायदा होगा। देखिए पहला शेयर कैसे खरीदना है, देखिए एनालिसिस कैसे करनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो शेयर हम ले रहे हैं ये जानी पहचानी कंपनी है। अब जानी पहचानी कंपनी है तो उसका मतलब क्या है, जो आपने नाम सुना है, जिनके प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, जिनके सामान आप यूज करते हैं, वो सारी चीजें, जैसे ज्वेलरी हो तो टाइटन हो गया, आपका बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले आपको पता चल गया भाई कौन सी कंपनी लेनी है जो जानी पहचानी हो, जो सुनी हुई हो, और ब्लू चिप कंपनीज लेनी है। अब दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कंपनी का चेक क्या करना है। एक स्टॉक को खरीदते वक्त, एक शेयर को जब खरीदना है तो भाई चेक क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि लेना क्या है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों लेना है। पहली चीज आपको देखनी है कि जो शेयर आप ले रहे हैं इसका मैनेजमेंट कैसा, यानी जो लोग कंपनी को चला रहे हैं कैसे लोग चला रहे हैं, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है या नहीं। ये कैसे पता है लगाया जा सकता है, एनुअल रिपोर्ट पढ़िए कंपनी की, क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़िए, जो 3 महीने में रिजल्ट्स आते हैं, अभी भी रिजल्ट सीजन स्टार्ट है, रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स पढ़िए। आप कैसे पढ़ना है आपको वेबसाइट भी मैं कुछ बता देता हूं। बीएससी की वेबसाइट बीएससी इंडिया पर जाना है, एनएससी की वेबसाइट एनएससी इंडिया पर जाना है, और तीसरा आपको moneycontrol.com याद रखना है। फर्स्ट bscindia.com, सेकंड nscindia.com, थर्ड moneycontrol.com, इन वेबसाइट्स पर जाना है और आपको वहां पर चेक करना है, देखना है आपको चीजें कैसी। अब देखिए आपको एक शेयर खरीदना है तो पहले आपको उस कंपनी के अलावा बाकी जो सेक्टर का ओवरऑल देखना पड़ेगा कि जो सेक्टर है इस वक्त पे आगे इसकी क्या संभावना है। क्योंकि याद रखिए जब आप एक शेयर खरीद रहे हैं तो आप एक हिस्सेदार हैं उस कंपनी का, आप एक शेयर होल्डर कहलाते हैं। आप भी जो कहीं ना कहीं जो है उस कंपनी से जुड़े हुए इमोशनली, तो आप एक कंपनी खरीदते हैं तो आप एक पार्ट है उसका, तो आपको देखना है कि भाई ये जो कंपनी है जिस सेक्टर में वहां ग्रोथ है या नहीं। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूं, देखिए जैसे काफी सेक्टर हैं, देखिए जैसे एफएमसीजी क्षेत्र है, जो खाने पीने की कंपनीज है, आपको पता है यहां आगे काफी ग्रोथ है। क्यों? देखिए भारत का पॉपुलेशन जो बढ़ते ही जाएगा और खाना पीना तो भाई चलते रहना है, तो काफी स्टॉक्स हैं, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है, मेरिको है, डाबर है, जुबिलेंट फूड है, काफी कंपनीज है इस प्रकार की। तो ये सारे जो शेयर्स हैं ये आपने देख ली कि भाई ये एफएमसीजी है। फार्मा जो शेयर्स हैं ये सेक्टर आपको देखना है कि भाई दवाई कंपनी क्या आगे प्रॉफिट बढ़ा सकती है क्या? हाँ बढ़ा सकती है भाई, दवाई की तो बहुत बिक्री है। आपको पता चल गया कि फार्मा सेक्टर आगे अच्छा होने वाला है। अब आपको देखना है कि फार्मा सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज है। लुपिन फार्मास्यूटिकल्स है, कैडिला हेल्थ केयर है, डॉक्टर रेड्डी है, आपका सन फार्मा है, कहीं ना कहीं डीवीज लैब है, काफी शेयर्स हैं। फिर आपको देखना है इन सारे शेयर को देख लेना है कि सेक्टर अच्छा है। अब देखना है कि कौन कौन से सेक्टर में दिक्कत है। जहां दिक्कत आपको दिख रही है वहां से कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना है, जब तक हालात आपको लगे बहुत अच्छे ना हो जाएं। या फिर दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, अब आपने देख लिया कि सेक्टर कौन सा लेना है, अब आपको उस सेक्टर के लीडर को लेना है। यानी जो सेक्टर आपको लग रहा है अच्छा करेगा आगे, मान लीजिए आपको लगता है भारत में बैंक स्टॉक्स जो हैं, जो बैंकिंग और फाइनेंस की कंपनियां वो अच्छा करेंगी, तो आपको बैंकिंग क्षेत्र के टॉप स्टॉक्स को देखना है कि कौन सी कंपनीज है ऐसी क्योंकि कहीं ना कहीं टॉप क्वालिटी की है। तो टॉप के 3 4 5 आप बैंक्स देखेंगे जिन्होंने रिटर्न्स पहले बना के दिए, जैसे कोटक बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे जो बैंक्स हैं या जो भी है बाकी, आप वो रिसर्च करेंगे कि टॉप कौन सी कंपनीज है, 5 कंपनीज, उन्हीं पर आपको फोकस करना है। पहले मैनेजमेंट देखना है, फिर देखना है जानी पहचानी कंपनियों, फिर देखना है सेक्टर में आगे ग्रोथ है कैसा, आगे आने वाले सालों में पहले क्या हुआ मायने नहीं रखता, मार्केट आगे देखता है, वो सारे हो गए। फिर सेक्टर लीडर को आपको लेना है क्योंकि लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको देखना है जो ग्रोथ सेक्टर हो। देखिए एक चीज है ग्रोथ सेक्टर यानी आगे जहां ग्रोथ की संभावना है, और एक वैल्यू सेक्टर है। वैल्यू सेक्टर क्या होता है, देखिए काफी कुछ कंपनीज खराब टाइम में शॉर्ट टर्म के लिए चलती हैं, लेकिन वो जो है हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी में ताकत है, फंडामेंटली वो आज ना कल वापसी जरूर करेगी। तो वैसी कंपनी अगर सही रेट पर आए तो वो भी लेना होता है। उसके लिए मैं आपको आगे बताने वाला हूं, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए ये चीज डिस्कस हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस है क्या भाई? देखिए जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो आप एक मोटा मोटा अनुमान लगाते हैं कि भाई क्या जो है ये क्या हमें लेना चाहिए, क्या सही रहेगा, क्यों सही रहेगा। तो वैसे ही आप जब शेयर बाजार में आते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस जो है आपको दिखाता है कि भाई आपको क्या लेना चाहिए। ये आपको ये नहीं बताएगा कि किस भाव पर लेना है,
प्राइस कौन बताएगा? टेक्निकल एनालिसिस बताएगा, जो हम रोज डिस्कस करते हैं। तो आपको देखना है कि लेना क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस बताता है लेना क्या है, तो आपको लेना क्या है ये डिसाइड कैसे करना है। काफी चीजें वहां पर, कुछ बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा। मैं किताबी ज्ञान नहीं बताने वाला भाई। और दूसरी चीज, बहुत सिंपल चीजें बताऊंगा जो कि काम करती है, क्योंकि याद रखिए अब किताबी ज्ञान काम नहीं कर रहा है मार्केट में। मार्केट जो नई तरीके से चलता है, किताब का ज्ञान फेल हो गया। तो बहुत से यूट्यूब वीडियोस आपने देखे होंगे, लंबे 1-2 घंटे के फालतू का ज्ञान है, इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं, सिर्फ लॉस होने वाला है, लाखों का लॉस होने वाला है। तो याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको सही फंडामेंटल एनालिसिस भी बताता हूं। देखिए पहली चीज फंडामेंटल एनालिसिस में आपको देखनी है कि आप किस सेक्टर की कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए अगर आप जो है बैंकिंग क्षेत्र की कंपनीज का एनालिसिस कर रहे हैं या फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनीज जो हैं, बैंकिंग फाइनेंस यानी लोन देने वाली जो कंपनीज हैं, तो उनका सबसे पहले कुछ चीजें देखी जाती है जो मैं आपको बताता हूं। आप देखिए उनकी बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो बुक वैल्यू देखना जरूरी होता है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट होता है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ग्रॉस एनपीए भी आते हैं, नेट एनपीए भी आते हैं। यानी आपको देखना है कि कंपनी जो लोन दे रही है उसमें से कितने लोन खराब जा रहे हैं, तो ये देखना होता है। बुक वैल्यू कहां पर देखना है? फाइनेंस और बैंकिंग कंपनीज का। बाकी किसी का बुक वैल्यू देखने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। लोग कहते जरूर है, लेकिन ज्यादा काम जो है ये बैंकिंग स्टॉक्स की बुक वैल्यू देखनी चाहिए, जो मैंने देखा है। अगर आप इंश्योरेंस के शेयर लेते हैं, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तो वहां पर आपको एम्बेडेड वैल्यू एक होता है, वो देखनी होती है। तो एम्बेडेड वैल्यू देखनी होती है इंश्योरेंस कंपनीज में, बुक वैल्यू देखनी होती है बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज में। और बाकी में क्या देखना होता है मैं बताता हूं भाई। अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो। तो ये चीज कैसे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर क्या है? देखिए नाम में एक काम छुपा है। अर्निंग पर शेयर यानी पर शेयर कितनी कमाई हो रही है, वही हो गया आपका अर्निंग पर शेयर। अब ईपीएस जो है, देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, अर्निंग पर शेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रेलिंग ईपीएस, एक होता है आपका जो है, दूसरा हो गया कि करंट ईपीएस, अभी क्या ईपीएस है, और तीसरा होता है फ्यूचर ईपीएस। तो देखिए ट्रेलिंग ईपीएस का मतलब क्या हुआ? पहले कंपनी का क्या ईपीएस था, यानी कंपनी पर शेयर कितनी कमाई कर रही थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि पर शेयर कंपनी की क्या कमाई थी। तो उससे आप एक अंदाज लगाएंगे, पर शेयर इतनी कमाई है, 10 रुपए मान लीजिए, और कहीं ना कहीं ग्रोथ कैसे हो रहा है। फिर आप देखेंगे अभी ईपीएस इतना है, तो आपको अंदाजा लगाना होता है कि आगे क्या ईपीएस हो सकता है, क्योंकि मार्केट आगे देखकर चलता है। स्टॉक का जो भाव है ऊपर नीचे वो हर दिन होता है, लेकिन वो बेसिकली ऊपर नीचे जो होता है उस डिसाइड होता है लॉन्ग टर्म में वो कि कंपनी की अर्निंग जो है वो बढ़ने वाली है या नहीं। तो अर्निंग पर शेयर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो है कंपनी की जो अर्निंग है वो बढ़ेगी कि नहीं। तो वो आपको देखना होता है कि सेक्टर कैसा है, वहां अर्निंग पर शेयर आपको निकालना है। उसके बाद देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी आपने एक बार ईपीएस निकाल लिया तो दूसरा आपको निकालना होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्यादा आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली नॉलेज नहीं चाहिए किसी आपको एनालिसिस करने के लिए। अगर बहुत डीप में जाइएगा तो ऐसा नहीं बहुत फायदा होने वाला है। सबसे अच्छी एनालिसिस होती है, सबसे सिंपल एनालिसिस होती है। तो आपको सिंपल देखना है लेकिन सही देखना है। अब पी रेशियो में किताबों में बहुत गलत चीजें दी हुई है। पी रेशियो जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, किताबों में दिया है वो 10 के करीब हो तो अच्छा है, 10 के आसपास। लेकिन 10 के आसपास का मतलब ये नहीं है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो अच्छा है, क्योंकि अब जमाना बदल चुका है, अब बिल्कुल अलग तरीके से है। जो एफएमसीजी और फार्मा कंपनीज है वो बहुत महंगी चलती है, 50-60 के भी पी पे चलती है, और फिर भी वो सस्ती नहीं होती। उसके पीछे रीजन है, याद रखिए मार्केट उस कंपनी को ज्यादा वैल्यू देता है जिसका कर्ज जो है काफी कम हो, डेब्ट बिल्कुल ना हो, कर्ज ना हो, क्योंकि कर्ज एक कंपनी को बर्बाद कर सकता है, डुबा सकता है, बैंकरप्सी करवा सकता है। तो दूसरी चीज क्या है आपको देखना है? पी रेशियो। पी रेशियो कैसे निकालते हैं? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी किसी शेयर का भाव 500 रुपए है और अर्निंग ईपीएस मान लीजिए 20 है, तो ये निकल गया आपका जो है पी रेशियो 25 के आसपास। तो ये पी रेशियो इस प्रकार से निकालते हैं। अर्निंग पर शेयर भी जो आपका पर शेयर निकाल के वहां पर आपने लगा दिया। अब देखिए एक चीज आपको देखनी है कि पी रेशियो में भी आपको गौर करना है कि अब मार्केट का तरीका बदल गया। कुछ सेक्टर हैं जिसको मार्केट कम जो है पी रेशियो देता है, जैसे सिक्लिकल सेक्टर है। सिक्लिकल सेक्टर क्या होता है? यानी वो स्टॉक जो साइकिल में चलते हैं, मतलब कि 6 महीने 1 साल वो अच्छा चलेंगे, उसके बाद फिर वो जो खराब चले जाएंगे, साइकिल बिगड़ जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं स्टील कंपनीज हैं, जो यहां पर आपकी जो सीमेंट कंपनीज हैं, ये सारे सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ साइकिल, कुछ समय एक ऐसा रहेगा जब जबरदस्त प्रॉफिट होगी और उसके बाद जो है फिर प्रॉफिट घट जाएगी। केमिकल सेक्टर भी उनमें से एक है, केमिकल सेक्टर। तो इसमें होता क्या है कि जो ऐसे
ऐसे स्टॉक्स हैं तो ये जो है कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, बहुत अच्छा फायदा कराएंगे, लेकिन उसके बाद साइकिल चेंज हो गया तो उतना ही अच्छा नुकसान भी होगा, अच्छी खासी पिटाई होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सिक्लिकल स्टॉक्स को मार्केट कम पी रेशियो देता है, सिक्लिकल स्टॉक्स हमेशा पी रेशियो के हिसाब से सस्ते मिलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, महंगे कौन से स्टॉक्स मिलते हैं पी रेशियो के हिसाब से? 50 के पी पे, 40 के पी पे महंगे मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको आपके जो हो गए ये फार्मा स्टॉक्स, आपके जो हो गए ये जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं, ये सारे आपको जो है महंगे मिलते हैं। और रीजन आपको पता है कि आगे ग्रोथ भी है भारत में, लोग खाएंगे पीएंगे काफी कुछ जो है। दूसरी चीज क्या है कि भारत में क्या है, इनके ऊपर कर्ज नहीं है, ये बहुत अच्छी कंपनीज है। और देखिए बीच की पी रेशियो किनको मिलती है? आईटी सेक्टर की कंपनीज को 25-30 के आसपास की पी रेशियो मिलती है। जैसे आपका इन्फोसिस हो गया, जैसे आपका टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, बाकी जितने भी हैं उनको 20-25-30 डिपेंड करता है, अलग अलग स्टॉक्स पे मार्केट ऐसे पी रेशियो देता है। तो याद रखना है आपको, पी रेशियो किताबी ज्ञान वाला जो है वो काम नहीं आता है। 10 के पी रेशियो पे आपको स्टॉक नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 10 के पी पे मिलेगा आप लेंगे तो शायद आपकी जिंदगी जो है बीत जाए, और आपको ऐसा ना हो। ये चीज आपको याद रखनी है। चौथी चीज आपको क्या याद रखनी है फंडामेंटल एनालिसिस में? आरओई, आरओए और आरओसी। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई क्या है? देखिए नाम में ही काम छुपा हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल है कि इक्विटी पे कितनी कमाई जो है वो जो है स्टॉक कर पा रहा है। अब इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स का फंड आपको पता है एसेट माइनस लायबिलिटीज जितने भी होते हैं, तो उनका शेयर होल्डर्स का फंड हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कहीं ना कहीं जिनका ज्यादा रहता है वो बेटर रहता है। यानी आरओई अगर अच्छा रहे, यानी जो शेयर होल्डर्स फंड पे अगर वो अच्छी जो है जनरेट कर रहे हैं आरओई, तो जिस भी कंपनी की आरओई ज्यादा हो वो कंपनी बेटर कहलाती है। आरओई अगर कम है तो बेटर नहीं है। आरओई चेक कहां करना है, ईपीएस चेक कहां करना है, पी रेशियो चेक कहां करना है, मैंने आपको बता दिया है। आप 3 जगह जा सकते हैं, या तो आप एनएससी इंडिया, या तो बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, या तो moneycontrol.com की वेबसाइट पे जाइए, या फिर जो कंपनी अपनी रिजल्ट पोस्ट करती है उसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप देखिए, वहां पर भी लिखा रहता है, या फिर जो है आप उनकी एनुअल जो रिपोर्ट रहती है वो भी आप देख सकते हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा बेटर है उतनी अच्छी कंपनी है। अब रिटर्न ऑन एसेट भी एक चीज होती है। अब रिटर्न ऑन एसेट जो है वो अगर ज्यादा है तो वो भी अच्छा है मेरे ख्याल से। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है कि जो कैपिटल एम्प्लॉय किया गया उसके ऊपर कैसे रिटर्न जनरेट कर पा रही है एक कंपनी, एक स्टॉक जो है। ये बताता है कि कंपनी कैसी एफिशिएंट है या नहीं। अगर एफिशिएंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो उसका आरओसी बहुत हाई रहता है। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका हाई है, कहीं ना कहीं वो एक अच्छी कंपनी में आती है। या फिर आरओई जिसका हाई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, अच्छी कंपनीज में आती है। तो आरओई आपको देखना है अच्छा रहना चाहिए, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा रहना चाहिए, आरओए जो है वो भी ठीक रहे। फिर आपको देखना है अर्निंग पर शेयर आगे क्या हो सकता है, आगे देखना है, पीछे से कोई फायदा नहीं है। पीछे सिर्फ अंदाजे लगाने के लिए देखा जाता है। आगे अगर अर्निंग पर शेयर जो है बढ़ने वाला है कंपनीज का, तो कंपनी को काफी फायदा होने वाला है। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, कि जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं, एक शेयर खरीदते हैं, तो एक बार आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर, या फिर एनएससी इंडिया की वेबसाइट, या मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर एक चीज आप चेक कर लें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। देखिए एक शेयर में जो है काफी लोग निवेश करते हैं। पहले जो निवेश करते हैं आप कहते हैं उन्हें संस्थागत निवेशक यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनमें आते हैं पहले एफआईज यानी फॉरेनर्स, विदेशी जो फंड हैं वो। उसके बाद आते हैं डीआईज। अब ये डीआईज में 2 लोग आते हैं, पहले म्यूचुअल फंड यानी जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, हमारा और आपका पैसा लगा रहे हैं। दूसरे आते हैं इंश्योरेंस कंपनी, जैसे एलआईसी हो गया, फिर आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो इनके अंदर में आती है ये दोनों। और तीसरा हम और आप हो गए रिटेल निवेशक, और चौथे एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या फिर अल्ट्रा एचएनआई। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी शेयर में अगर जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ज्यादा हो, यानी अगर एफआईज की ज्यादा होल्डिंग है, डीआईज की ज्यादा होल्डिंग है, तो ये माना जाता है कि वो शेयर जो है फंडामेंटली एक अच्छा शेयर है। जब तक चीजें अच्छी रहती है तब तक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं ये जो शेयर लेके बैठे रहते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आज खरीदा कल बेचा, आज खरीदा कल बेचा, ये हमारी तरह खेलते नहीं है भाई। जरूर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वो हर दिन करते हैं, लेकिन जो है लेके बैठे रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादातर शेयर। तो अगर किसी शेयर में एफआईज और डीआईज की जो है
कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी मान लीजिए कि अच्छे खासे अमाउंट में एफआईज ने और डीआईज ने यानी विदेशियों ने और हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज और आपकी जो म्यूचुअल फंड है इन्होंने शेयर लिए हैं, तो वो अच्छी कंपनी होती है अक्सर, क्योंकि ये ब्लू चिप स्टॉक्स में ही लेते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज प्रोमोटर को लेकर, यानी जो मालिक है कंपनी का, देखिए मालिक अगर अपने जो है शेयर को बढ़ाए, यानी कि जो शेयर होल्डिंग में वो और ज्यादा शेयर खरीदे, तो इसका मतलब अच्छा होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मालिक को अपनी कंपनी पर भरोसा है, हो सकता है कंपनी आगे अच्छा कर सकती है। ये बहुत ही सिंपल सी जो है चीज है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन अगर प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग घटाता है तो कहीं ना कहीं एक जो है थोड़ा सा जो है खतरे का संकेत है। लेकिन यहां पर भी एक जो है चीज आपको याद रखनी है, हमेशा प्रमोटर जो है अगर अपने होल्डिंग को घटा रहा है तो ये खतरे का संकेत नहीं भी है। हो सकता है कुछ कारण हो घटाने के, फंड्स की जो जरूरत हो, बहुत तरीका है और भी चीजें होती है, लेकिन हर बार ये खतरा नहीं रहता है। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग घटे तो एक बार आपको चेक जरूर करना है कि रीजन क्या है, क्या कुछ दिक्कतें तो नहीं होने वाली कंपनीज में, थोड़ा आपको अलर्ट जरूर हो जाना है। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपने समझ लिया कि शेयर कैसे खरीदना है, मैनेजमेंट देखना है, ये देखना है सेक्टर कैसा है, फिर लीडर को खरीदना है, और फंडामेंटल्स में आपको क्या देखना है, अगर बैंक है तो आपको बुक वैल्यू देखनी है, और उसके बाद आपको क्या देखना है, एनपीए जो मैंने आपको बताया, और अगर आपको बाकी शेयर्स खरीदने हैं तो आपको अर्निंग पर शेयर क्या आगे हो सकता है, बढ़ सकता है नहीं, पी रेशियो क्या है, क्या बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है, बहुत सस्ता है या फिर बीच का है। जब मार्केट क्रैश हो तो आपको शेयर उठा लेना है, याद रखना है। जब न्यूज खराब आ रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जब न्यूज खराब आ रही हो, सब लोग बोले बेचकर भाग जाओ, बिल्कुल ले लेना है भाई। बुरे मौके पर आपको शेयर्स अच्छे रेट पर मिलते हैं, अच्छे पी रेशियो पर मिलते हैं, उठा लेना है। और जब जो सब लोग बोले खरीदने लग जाओ तब बेचकर भाग जाना है। बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है। लेकिन अब आपको एक चीज मैं बता दूं, ये तो पता चल गया कि कैसे कब लेना है, लेकिन अब आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस ये बताएगी कि प्राइस कौन सा है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है, चार्ट पैटर्न रीडिंग। अब टेक्निकल एनालिसिस में आपको ये देखना है कि भाई कैसे जो है एक शेयर जो है काम करता है चार्ट पे। देखिए चार्ट पर आपको कैसे खरीदना बेचना ये सीखना आना चाहिए, जो रोज हम डिस्कस भी करते हैं। अगर आप मेरी डेली एनालिसिस वीडियो देखेंगे तो आप काफी कुछ सीख भी सकते हैं। देखिए आपको चार्ट पर कैसे लेना है, पहले एक चीज होती है सपोर्ट होता है। सपोर्ट वो होता है जब एक शेयर गिर रहा हो, मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, नीचे की तरफ आ जाए 90 के आसपास, तो जब एक शेयर गिर रहा होता है हम चेक करते हैं सपोर्ट कहां पर है। सपोर्ट का नाम में ही काम छुपा है, यानी ऐसा एरिया जहां से हम ये मानते हैं कि अब ये शेयर जो है रुक जाएगा और ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तो सपोर्ट वो एरिया होता है, सपोर्ट जोन। फिर रेजिस्टेंस एक चीज होती है टेक्निकल एनालिसिस में कि रेजिस्टेंस कहां पर है, कहां पर जो है ठहराव है, बेचने वाले सेलर्स कहां पर है, तो वहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी की जाती है। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है एसआर थ्योरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरीज, जो कि काफी काम आती है ट्रेडिंग में, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, हर चीज में काम आती है। तो आपको एसआर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर भी एक्सक्लूसिव वीडियो आएगी। तो एसआर थ्योरी जो है, और बाकी काफी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में भी, इंडिकेटर्स हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं, कहीं ना कहीं काफी चीजें हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो जिसकी वीडियो मैंने बनाई भी है, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। उससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि कहां पर ट्रेड लेना है, किस रेट पर इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा फायदा है, कब प्रॉफिट बुक करनी है। अब आगे बढ़ते हैं भाई ट्रेडिंग में। देखिए जब आप आते हैं मार्केट में तो आपकी शुरुआत जो है अक्सर जो लोग करते हैं, किसी ने कोई बताता नहीं है आपको, इसलिए शुरुआत में लोग इंट्राडे में आ जाते हैं। और इंट्राडे में होता क्या है, 99% लोग लॉस करते हैं। ये चीज आप याद रखिए, ये सच है भाई। इंट्राडे में और ऑप्शन बाइंग में 99% लोग साल के अंत में लॉस करते हैं, ये चीज क्लियर है। तो कैसे हो कि आप लॉस ना करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, आप शुरुआत करें तो पहली चीज आपको करनी है इन्वेस्टमेंट करना है, कम पैसों से इन्वेस्टमेंट करना है, एक शुरुआत करनी है, एक स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट का। देखिए जब तक आप जो है पानी में जो है एक पैर डाल के चेक नहीं करेंगे कि कैसा जो है गहराई है उसकी, तब तक आप जो है और ध्यान नहीं देंगे उस पर। तो इसलिए आपको शुरुआत भी करनी है, लेकिन करनी ऐसे जहां रिस्क कम हो। तो शुरुआत में कम पैसों से पहले इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है। जब इन्वेस्टमेंट आप सीख जाते हैं तो फिर एक स्विंग ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, बहुत सिंपल है, अच्छी कंपनीज को, अच्छे शेयर्स को, ब्लू चिप स्टॉक्स को सही रेट पर खरीदना, यानी एक सपोर्ट के आसपास टेक्निकली खरीदना,
और फिर कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद, 1 वीक, 2 वीक या एक आध महीना भी आप कह सकते हैं, उसके बाद उसे बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेना, इसे भी स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिसकी वीडियोस एक्सक्लूसिव आएगी मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है मैं लाने वाला हूं। तो वो स्विंग ट्रेडिंग जो है आपको उसके बाद करनी है इन्वेस्टमेंट के बाद। उसके बाद जब आप स्विंग ट्रेडिंग सीख जाएं तो फिर इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे नाम में ही काम छुपा है, यानी एक दिन में हिसाब बराबर 9:15 से स्टार्ट हुआ, 3:15 में खेल खत्म है, 3:30 तक चलता है, बस 3:15 ब्रोकर जो है पोजीशन काट देते हैं। तो ये चीज आपको याद है, इंट्राडे का मतलब क्या है, दिन दिन में ही खेल होता है, ये ट्रेडिंग होती है जो जॉबर्स करते हैं, जो ट्रेडर्स करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी फॉलो करनी होती है, काफी चीजें होती है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है उसके बारे में भी मेरे ख्याल से मैं इस सीरीज में और वीडियोस लाने वाला हूं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपको स्विंग के बाद करनी है, शुरू में नहीं करनी है। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीख गए तो सबको एक चीज बड़ी पसंद आती है, बहुत फेमस है भाई हर जगह, ऑप्शन ट्रेडिंग, सब दीवाने ऑप्शन के। 5 रुपए का लो, 200 रुपए हो गया भाई, 1000 रुपए लगाए, 20,000 का प्रॉफिट। लेकिन लॉस भी वैसे ही होता है, ऑप्शन में भी 99% लोग लॉस करते हैं, लेकिन अगर आप ठीक से काम करेंगे तो आप प्रॉफिट करेंगे। अब ऑप्शन बाइंग है क्या, इसके ऊपर मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई है, आप ऑप्शन बाइंग चेक कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग क्या है, वो सारी चीजें आप डिस्कस हम वहां पे हमने की है। अब ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी चीज है जहां आपको मार्जिन लगता है, जहां आपको ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, नेट कैश बहुत कम लगता है। जो आपके शेयर्स पहले से पड़े हुए हैं होल्डिंग में, उन्हीं को आप प्लेज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स को ऑप्शन सेलिंग के लिए ऑप्शन सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं। जो बिग प्लेयर्स है वो इस चीज को करते हैं। आप एक मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के द्वारा। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में फर्क क्या है, सबसे बड़ा फर्क एक ही है कि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज्यादा लगता है, पैसे ज्यादा लगते हैं कहीं ना कहीं, ऑप्शन बाइंग में पैसे कम लगते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में जीतने की संभावना कम होती है, ऑप्शन सेलिंग में जीतने की संभावना ज्यादा होती है। बाकी ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी जो है एक एक्सक्लूसिव वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, मेरे ख्याल से वो आपको काफी मदद करेगी और ऑप्शन बाइंग पर भी आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको ठीक लगी होगी। ये सीरीज जो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बाजी करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।